तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक ड्रैगन रीइंकार्नेट होता है जो मॉडर्न एरा में ट्यूटर बनने के लिए एक टेस्ट देता है जिसमें कि वो फर्स्ट टेस्ट में पास हो जाता है। उसके बाद इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं जेंग फेंग उस टेस्ट को पास करके बाहर आ जाता है जहाँ पे इल्डर जू और जियांग जुई उसका वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है। जहाँ पे इल्डर जू बोलते हैं तो तुम अपने नेक्स्ट प्रोफेशन में जाना चाहते हो और सेकेंड टेस्ट के लिए अपने किस प्रोफेशन को चूज करना चाहते हो। जिस पे जेन फेंग बोलता है कि मुझे मेडिकल डिपार्टमेंट में टेस्ट देना है, जिसे सुनकर जो एक इविल स्माइल देते हैं। और जहाँ पे जियांग जी सोच रही होती है कि इस प्रोफेशन के लिए तो काफी बूढ़े लोग इस चीज को चूज करते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होता है, तो क्या ये सच में इतना टैलेंटेड है। जहाँ पे इल्डर जू बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने मेडिकल डिपार्टमेंट को चुना है तो चलो ठीक है, इसके लिए मैं एक पेशेंट को ढूंढ कर लाता हूँ और तुम उसे पूरी तरह से ठीक कर दोगे तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। जहाँ जियांग जी बोलती है तो इस टेस्ट के लिए पेशेंट मैं चूज करूंगी। जिस पे जेन फेंग बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर इल्डर जू ही किसी पर्सन को चूज करते हैं तो मुझे आशा है कि वो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे। जहाँ पे इल्डर जू बोलते हैं तो फिर ठीक है, मैं अपने एक पर्सन को बुलाता हूँ। अभी वो कॉल कर एरन नाम के एक पर्सन को बुलाते हैं। उसके बाद हमें नीचे हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एरन आ रखी होती है और ये इल्डर जू की सेक्रेटरी होती है। जहाँ पे इल्डर जू बोलते हैं मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ टाइम से कोई बीमारी हो रखी है। जहाँ पे एरन बोलती है हाँ वो चीज मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस टाइम से मैं कुछ बीमार चल रही हूँ, मैंने काफी डॉक्टर से चेक भी कराया लेकिन वो सभी बोल रहे हैं कि उन्हें इस बीमारी के बारे में नहीं पता। फिर इल्डर जू जेन फेंग को बोलते हैं कि अगर तुमने इसकी बीमारी का पता लगा लिया और इसे ठीक कर लिया तो तुम्हें मैं इस ड्रैगन किंग एकेडमी का ट्यूटर बना दूंगा, लेकिन अगर तुम इसे फेल हो गए तो तुम यहाँ से अभी की अभी निकाल दिए जाओगे। जिसपे कि जेन फेंग बोलता है कि तो ठीक है मैं तैयार हूँ। तभी मिस जियांग जुई बोलती है तो ठीक है मैं इस टेस्ट की एग्जामिनर रहूंगी क्योंकि इस टेस्ट में बेईमानी ना हो सके। जिसपे वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जेन फेंग बोलता है तो मुझे तुम्हारे नर्व्स चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद वो एरन का हाथ लेकर का नर्व चेक करने लगता है और उसके सिम्टम्स बताने लगता है जो कि बिल्कुल सही होते हैं। तो वो काफी ज्यादा चौंक जाती है लेकिन तभी इल्डर जू उसे मना कर देते हैं, जिसे सुनकर वो भी मना कर देती है। लेकिन तभी जेन फेंग बोलता है कि ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो तुम्हें छाती के बीच में अपने एनर्जी से अपने मेटाडियंस को टच करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन होता है तो तुम्हारी बीमारी का पता चल जाएगा। तो एरन फिर से इल्डर जू के साइड देखती है जहाँ पे इल्डर जू उसे मंजूरी दे देते हैं। तो एरन वैसा ही करती है, तभी उसे स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन महसूस होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। जहाँ पे जेन फेंग इल्डर जू के चालाकी को समझ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पे पूरा यकीन है तो तुम्हें बस मेरी बातों को फॉलो करना है और किसी पे ध्यान नहीं देना है, तो मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज भी कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो एरन के काफी करीब आ जाता है, जिसके बाद एरन भी राजी हो जाती है। जहाँ पे जेन फेंग बोलता है कि तुम्हारी ये बीमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी हानि पहुंचा रही है, अगर इसका इलाज जल्द से नहीं हुआ तो तुम एक नॉर्मल पर्सन बन जाओगी और इससे भी बुरा हो सकता है। जिसे सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। जहाँ पे जियांग जुई सोच रही होती है जेन फेंग तो सच में बहुत टैलेंटेड है। वहीं इल्डर जू काफी चिढ़ रहे होते हैं। तभी जेन फेंग बोलता है कि तो ठीक है तुम उस टेबल पर जाकर लेट जाओ। जहाँ पे एरन भी बिल्कुल वैसा ही करती है, वो वहाँ पे टेबल पे जाके लेट जाती है। तभी हमें जेन फेंग को दिखाते हैं जो कि अपने ऑरा को रिलीज करता है और अपने आइस और फायर एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद वहाँ पे वो आइस एंड फायर एट्रीब्यूट को कंडेंस कर लेता है और उसके बाद आइस एंड फायर एट्रीब्यूट से वो एरन का इलाज करने लगता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो उसके एक्यूप्रेशर को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि उनकी मेटेरियल्स काफी सही हो जाती है। जहाँ पे जेन फेंग का आइस एंड फायर एट्रीब्यूट मिस एरन के सोल सी में जाके उसे हील कर देता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद जेन फेंग बोलता है तो अब आपको कैसा फील हो रहा है, जिसपे कि एरन बोलते हैं कि अब मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। जिसे सुनने के बाद जेन फेंग बोलता है तो ठीक है, क्या आपको लगता है कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। जिसपे कि एरन बोलते है कि हाँ बिल्कुल, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जहाँ पे जेन फेंग बोलता है तो क्या मैं इस सेकंड टेस्ट में पास हुआ या फिर नहीं। जहाँ जियांग जी बोल रही होते है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और यहाँ पे एरन को अच्छा महसूस हो रहा है तो तुम इस टेस्ट में सक्सेसफुली पास हो चुके हो। तो इल्डर जू क्या मैं सही बोल रही हूँ ना। जहाँ पे इल्डर जू चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद जेन फेंग बोलता है तो मिस एरन तो आज का हम अपना ये इलाज यहीं पे छोड़ते हैं। जहाँ पे मिस एरन को दिखाते हैं जो कि जेन फेंग पे पूरी तरह से लट्टू हो चुकी होती है। जहाँ पे इल्डर जू उसे डांट कर वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इल्डर जू बोलते हैं कि तो जेन फेंग तुमने इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है, तो अब तुम्हारे थर्ड टेस्ट की बारी है, जिसके बाद तुम
यहाँ पे टेम्पोररी 3 महीने के लिए ट्यूटर बन जाओगे। जिसपे कि जेंग फेंग बोलता है कि मैंने इस बारी तो इनका इलाज फ्री में कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इन्हें भी पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद दिखाते हैं इल्डा जू को, जो कि बोल रहे होते हैं कि चलो वो सब तो ठीक है, अब तुम्हारे थर्ड एग्जामिनेशन का टाइम आ गया है। उसके बाद वो वहाँ पे एरिन पे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब तक तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम जाओ और पहले बो को यहाँ पे बुला कर लाओ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इल्डा जू वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि मिस जियांग, अब तो आपको मेरे पे बिलीव हो गया कि मैं कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा था, और ये थर्ड एग्जाम इसलिए हार्ड रखा है क्योंकि मैं अपने ड्रैगन किंग एकेडमी के लिए कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन को चूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से इस एकेडमी का एक रिप्रेजेंटेटिव इल्डर हूँ। जिसपे मिस जियांग जो बोलती है, तो क्या आपको मेरा पोजीशन कम लगता है? जिसपे कि इल्डर जू बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आखिरकार मैं डीन ये को कैसे नाराज कर सकता हूँ। उसके बाद दिखाते कि वो बोलते हैं कि यहाँ अब तक खड़ी होकर क्या कर रही हो, तुम जाकर उसे बुला कर लेकर आओ। जिसके बाद हमें दिखाते मिस एरन यहाँ पे बो तियानी को बुला कर ले आते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इल्डर जू बोल रहे होते हैं ये हमारे स्कूल का सबसे अनसक्सेसफुल स्टूडेंट है, जो कि कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा होता है, तो तुम्हें बस इसे ब्लैक आयरन लेवल पर ही लाना होगा। और तुम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम यहाँ के ट्यूटर बनने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। जिसपे मिस जियांग जी बोलती है कि इल्डाजू ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, ये फिजिकली बहुत ज्यादा डैमेज है, इवन कि ये डांस वगैरह भी सही से नहीं कर सकता। आप इस टेस्ट को जेंगफेंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। जिसपे कि इल्डाजू बोलते हैं कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, मैं अपने ड्रैगन किंग एकेडमी के लिए एक ट्यूटर ढूंढ रहा हूँ, तो कभी भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होना चाहिए, मैं कभी भी एरे गैरो को अपने एकेडमी का ट्यूटर बनने नहीं दूंगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग जो काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी जेंगफेंग को दिखाते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मैं इस थर्ड टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, अगर मैं इस टेस्ट को पास कर जाता हूँ तो मुझे यहाँ का टेम्पोररी ट्यूटर नहीं बल्कि परमानेंट ट्यूटर बनाना होगा। जिसपे इल्डाजू भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो भी अपना एक कंडीशन रखते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें लेकिन ये सब 1 घंटे के अंदर करना होगा, इसे 1 घंटे के अंदर ब्लैक आयरन लेवल पे पहुंचाना होगा। जिसपे कि जेंगफेंग बोलता है इसके लिए मुझे आधा घंटा ही काफी है, लेकिन इसके लिए मुझे एक शांत जगह चाहिए होगा और कोई भी ऐरा गैरा इंसान मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना कुछ गलत हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। जिसपे कि इल्डाजू चिढ़ते हुए एक इविल स्माइल देते हैं। और उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इल्डाजू उन सभी को लेकर अंदर के साइड आ जाते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि मैं बाहर के साइड इंतजार कर रहा हूँ और मैं भी देखता हूँ कि तुम आधे घंटे में इसे हाफ स्टेज के ब्लैक आयरन लेवल पे कैसे पहुंचा देते हैं। मिस जियांग जो ये सोचते हुए बाहर के साइड चल जाती है, मुझे आशा है कि तुम जरूर से कोई चमत्कार कर दोगे। उसके बाद दिखाते हैं कि जेंगफेंग बोतियान से पूछता है क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? इस पे बोतियान बोलता है नहीं। तो उसे मोटिवेट करने के लिए जेंगफेंग बोलता है अगर तुम हिम्मत करते हो तो यहाँ से बस 2 रास्ते निकलते, एक या तो तुम अभी के अभी मारे जाओगे और दूसरा तुम यहाँ से डायरेक्ट ब्लैक आयरन लेवल में पहुंच जाओगे और तुम्हारा कल्टीवेशन की लिमिटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी आम लोगों से। जिसे सुनने के बाद बोतियान राजी हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियांगजुई और इल्डाजू वहीं पे खड़े होते हैं और अंदर के साइड जेंगफेंग बो को बोलता है कि तुम अपना हाथ दो, अब इसके आगे का रास्ता सिर्फ तुम्हारे विल पावर पे डिपेंड करता है कि तुम इसे कर पाते हो या फिर नहीं। उसके बाद बोतियान वहाँ पे राजी हो जाता है और उसके बाद वो नीडल ले लेता है जिसमें कि जेंगफेंग ने अपना फायर एट्रीब्यूट लगाया होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि बोतियान उसी नीडल को अपने रिस्ट में डाल लेता है। उसके बाद उसके पूरे मेटेरियल्स में फायर एट्रीब्यूट जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जेंगफेंग भी स्माइल करता है क्योंकि वो प्रोसेस बिल्कुल सही हो रहा था। उसके बाद दिखाते हैं कि बाहर से मिस जियांगजुई बोल रही होती कि ये पागल अब क्या कर रहा है, अगर इसके इस प्रोसेस में गड़बड़ी हुई तो जो किसी भी तरह करके इसे इस अकेडमी से बाहर निकलवा देंगे और मेरे ग्रैंडफादर भी मुझ पे एक भड़क जाएंगे। उसके बाद दिखाते हैं कि वो यहाँ से कहीं जा रही होती है, जिसके बीच में इल्डाजू आ जाते हैं और बोलते हैं मिस ये आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए या फिर आपको जेंगफेंग पे भरोसा नहीं है। जिसे सुनने के बाद मिस जियांगजुई बोलती है कि यहाँ पे ये सब गड़बड़ हो रहा है और मैं यहाँ पे खड़े होकर देखते रहूं। जिसपे कि इल्डाजू बोलते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जेंगफेंग ने हमें बोला था कि उसे डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद दिखाते हैं कि जेंगफेंग बो के ब्रेक थ्रू में मदद कर रहा होता है अपने फायर एट्रीब्यूट के थ्रू, जिसमें कि बो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसपे बो सोच रहा होता है कि कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूँ। फिर दिखाते हैं कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद बाहर से इल्डाजू और जियांगजुई घबराते हुए अंदर के साइड दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं ये तुमने क्या कर दिया, क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है कि बोतियान जी मर चुका होता है। जिसे
देखने के बाद एल्डर जू एक इविल स्माइल दे रहे होते हैं। तभी जेनफेंग बोलता है कि मैंने बोला था ना कि आप लोगों को अंदर नहीं आना है, जिसपे कि एल्डर जू बोल रहे होते हैं कि अब ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जिसपे जेनफेंग बोलता है कि अभी आधे घंटे होने में बहुत टाइम बचा है, जिसपे कि एल्डर जू बोल रहे होते हैं कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लूंगा। जिसपे कि जेनफेंग बोलता है आप लोगों में जरा सा भी सब्र नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा था कि मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, नहीं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको ही भुगतना पड़ेगा। जिसपे कि मिस जियांग जुई बोलती है जेनफेंग अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम अभी भी इसका इलाज कर सकते हैं। इस पे जेनफेंग बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाते हैं कि एल्डर जू एक इविल स्माइल के साथ बोल रहे होते हैं जेनफेंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कि अब तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब यहाँ पे डीन खुद भी आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तभी दिखाते हैं कि जेनफेंग बोतियानी को पूरा का पूरा स्कैन करने लगता है। तभी दिखाते हैं कि उसके अंदर का जो फाउंडेशन था वो बिल्ड होने लगता है और देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बोतियानी का जो मार्शल सोल होता है एंशिएंट व्हाइट टाइगर मार्शल सोल होता है, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज्यादा रेयर होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि जेनफेंग अपने परफेक्ट फायर कंट्रोल एबिलिटी से बोतियानी को जगा देता है और उसके मार्शल सोल कंडेंस करने में उसकी हेल्प कर देता है। उसके बाद दिखाते हैं कि बोतियानी उठने के बाद बोलता है क्या मैं अब भी जिंदा हूँ। उसके बाद जेनफेंग बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अपने आप पे पूरी तरह से कंट्रोल करने में कामयाब रहे और अब तुम भी कल्टीवेशन कर सकते हो। उसके बाद दिखाते हैं कि वो अपने शरीर को पूरी तरह से देखने लगता है और वह भी खुश हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि जेनफेंग उसके मार्शल सोल के एक छोटे से अंश को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारा जो एंशिएंट ब्लड लाइन था वो अभी के ब्लड लाइन से कभी भी मैच नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर का ब्लड लाइन काफी एंशिएंट और पावरफुल ब्लड लाइन में से एक है, जो कि अभी तुम्हारे बॉडी के लिए कैपेबल नहीं था। तुम्हारे अभी के ब्लड लाइन और एंशिएंट ब्लड लाइन के कारण तुम कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सिर्फ तुम्हारे मेटेडियंस को ओपन कर दिए और तुम्हारे ब्लड्स को बहने दिया, जिसके कारण तुम्हारा एंशिएंट व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन इस बॉडी में अवेकन हो पाया। जिसके सुनने के बाद बोतियानी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जेनफेंग के सामने नील होकर बो डाउन करता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं और एल्डर जो काफी चिढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जेनफेंग बोलता है ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जो ब्लड लाइन है वो काफी पावरफुल ब्लड लाइन में से एक है, तो तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा हाई होगा, तो तुम्हें अभी कल्टीवेशन करके एडवांस ब्लैक आयरन लेवल पे पहुंच जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है और कुछ टाइम के अंदर ही वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद जेनफेंग बोलता है तो क्या मैं अब यहाँ का ट्यूटर बनने के लिए क्वालिफाई हूँ। जिसे सुनने के बाद एल्डर जू न चाहते हुए बोलते हैं कि हाँ मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा ही क्वालिफाई हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ड्रैगन स्लेइंग एकेडमी के डायरेक्टर बनने के लिए। जिसे सुनने के बाद जेनफेंग बोलता है ड्रैगन स्लेइंग, जिसके बाद मिस जियांग जुई बोलती है कि ड्रैगन स्लेइंग अभी हमारे यहाँ पे ब्रांच बनाया गया है, जो कि उसी एंशिएंट इविल ड्रैगन को मारने के लिए बनाया गया है और तुम्हें उसी ब्रांच का डायरेक्टर बनाया जा रहा है। जिसे सुनने के बाद जेनफेंग अपने ही मन में सोचता है कि ये लोग भी हद है, आखिरकार मुझे मारने के लिए मुझे ही इस ब्रांच का डायरेक्टर बना रहे हैं। जिसके बाद जियांग जुई बोलती है कि तुम्हारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम यहाँ के परमानेंट ट्यूटर बन सकते हो, यहाँ तक कि हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें ड्रैगन स्लेइंग एकेडमी का डायरेक्टर बना दिया जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। जिसपे जेनफेंग बोलता है मैं क्या दूसरे ब्रांच को नहीं चूज कर सकता। जिसपे जियांग जुई बोलती है कि नहीं, इसी ब्रांच को चूज करना है या फिर तुम इस एकेडमी को छोड़ के जा सकते हो। जिसपे जेनफेंग मान जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे जैसे ही ड्रैगन ट्रेजर्स मिल जाएंगे तो मैं इस एकेडमी को छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद मिस जियांग जुई एल्डर जू से पूछते हैं कि आपको भी कुछ बोलना है, लेकिन एल्डर जू वहाँ से चीखते हुए चले जाते हैं। तभी बोतियानी को दिखाते हैं जो कि बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट क्या मैं भी ड्रैगन स्लेइंग ब्रांच को चूज कर सकता हूँ। जिस पर कि जियांग जुई मान जाती है, लेकिन बोलती है तुम्हें इसके लिए कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग उस रूम से बाहर के साइड आ जाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि जेनफेंग और मिस जियांग जुई आमने सामने बैठी हुई होती है। तभी मिस जियांग जुई बोलती है कि तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसके बाद जेनफेंग बोलता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा ट्यूटर हूँ। जिसपे मिस जियांग जुई बोलती है कि तुम अब मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट कोई ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, तो तुम अब सीधे सीधे बताओ तुम अपने टैलेंट से कोई और भी अच्छे एकेडमी में जा सकते थे, लेकिन तुम आखिर यहीं क्यों है। जिसपे जेनफेंग बात बनाते हुए बोलता है क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं ड्रैगन किंग एकेडमी का एक बहुत अच्छा ट्यूटर बनूं और यहाँ के स्टूडेंट को एक अच्छे पाथ पर ले जाऊं। जिसपे मिस जियांग जुई बोलती है अच्छा क्या सच्ची में। जिसपे जेनफेंग बोलता है और नहीं तो क्या। जिसपे मिस जियांग जुई बोलती है कि तुम चाहे जो भी प्लान से यहाँ पे आए हो, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट को हार्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसपे जेनफेंग मिस जियांग जुई से फ्लर्ट करते हुए बोलता है मैं तो चाहता भी यही हूँ कि आप मुझे छोड़े और साथ ही बोलता है कि एल्डर जू का मिस जियांग जुई के साथ इतना रिलेशनशिप खराब क्यों है, क्योंकि वो आपका भड़ास मेरे ऊपर निकाल रहा था। जिसे सुनने के बाद मिस जियांग जुई बोलती है आखिरकार तुम्हें ये समझने में काफी
काफी देर हो गई, क्योंकि अब तो वो तुमसे भी भड़के हुए हैं और वो अपना भड़ास कभी भी निकालेंगे और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो उनसे संभल कर रहना। सुनने के बाद जेन फिर से मिस जियांग जुई के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप मेरी प्रोटेक्शन के लिए हैं, क्योंकि मैं तो आपका ही हूँ। जिस पे मिस जियांग जुई बोलते ही, ये सब चिप ट्रिक्स मेरे ऊपर खेलना बंद करो। तुमने मुझे टेस्ट के दौरान काफी सरप्राइज करा, लेकिन अब भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन एक ट्यूटर की और मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो आइंदा से मेरे ऊपर ये चिप ट्रिक्स मत अप्लाई करना, वरना मैं तुम्हें एकेडमी से बाहर भी निकाल सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद जेन बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा यहाँ के स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और वो मिस जियांग जुई की जूठी कप में ही चाय पी लेता है, जिसे देखने के बाद मिस जियांग जुई शॉक हो जाती है और जेन स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।